हेलो एवरीवन। आज हम राजन सीरीज़ प्रथम सेमेस्टर का गणित के एमसीक्यू देखेंगे। ये गणित का पाठ्यक्रम यानी सिलेबस है। ठीक है, आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। ये विषय वस्तु दे रखी है। विषय वस्तु में क्या क्या दिया है? बहुविकल्पीय प्रश्न दे रखे हैं, अति लघु प्रश्न दे रखे हैं, लघु उत्तरीय प्रश्न है, परीक्षा प्रश्न पत्र 2015 यानी 2015, परीक्षा प्रश्न पत्र 2016, परीक्षा प्रश्न पत्र 2017, 18 और 19 के दिए हुए हैं। तो हम अपने टॉपिक पे आते हैं यानी एमसीक्यू बहुविकल्पीय प्रश्नों पे आते हैं। इस पर बहुविकल्पीय प्रश्न दे रखे हैं। ठीक है, ये फर्स्ट से लेके 126 तक दे रखे हैं। ठीक है, तो आप धैर्य बनाए रखें। हम इस क्लास में पूरा करेंगे। अगर इसमें कंप्लीट नहीं होते हैं तो दूसरी वाली में कर देंगे। प्रथम प्रश्न देखते हैं। 28 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या है। पूर्ववर्ती यानी पहले वाली। ठीक है, तो 28 की पूर्ववर्ती संख्या कौन सी है? 27। सेकंड क्वेश्चन, 13 की अनुवर्ती प्राकृत संख्या है। अनुवर्ती यानी आगे वाली, तो 13 के आगे कौन सी प्राकृतिक संख्या है? 14। क्वेश्चन थर्ड, वे सभी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं कहलाती हैं, क्या कहलाती हैं? वो विषम संख्या कहलाती हैं। ठीक है, और जो 2 से पूर्णतः विभाजित होती हैं उनको क्या कहा जाता है? उनको सम संख्या कहा जाता है। सम संख्या जैसे 2, 4, 6, क्योंकि वो 2 से पूर्णतः विभाजित हैं। और विषम संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं हैं, जैसे 1, 3, 5 इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ रहे हैं। 40 एवं 50 के मध्य युग्म अभाज्य संख्याएं हैं। तो 40 एवं 50 के बीच युग्म अभाज्य संख्या कौन सी है? 41 और 43। अभाज्य संख्या कौन सी होती हैं? अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो 1 से या फिर खुद के नंबर से डिवाइड होती हैं। तो ये 1 से होगी या फिर खुद के होगी और किसी नंबर से नहीं होगी, तो वे अभाज्य संख्या कहलाती हैं। तो इसका आंसर है 41 और 43। एक ही संख्या को बार बार जोड़ने की क्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? गुणा करना। जैसे 2 है, 2 2 जा 4, तो उसमें 2 फिर से जोड़े जब तो 4 आया। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो 2 को 3 बार ऐड किया तो 6 आ गया। तो बार बार एक ही संख्या को हम ऐड कर रहे हैं ना बार बार, तो ये क्रिया क्या हो गई? गुणा करना। क्वेश्चन 6, पूर्ण संख्याओं का गुणनफल सदैव होता है। पूर्ण संख्याओं का गुणनफल सदैव क्या होता है? पूर्ण संख्या ही होता है। 7, बालकों को मूलभूत संक्रियाओं का ज्ञान दिया जाना चाहिए। स्कूल सामग्री से दिया जाना चाहिए। भाग करने पर शेषफल सदैव कम होता है। ठीक है, एक मिनट। भाग करने पर शेषफल सदैव कम होता है। किससे कम होता है? भागफल से सदैव कम होता है। जिस भिन्न में अंश हर से बड़ा होता है, यानी जिस भिन्न में क्या है उसका अंश हर से बड़ा होता है, तो वह क्या कहलाती है? विषम भिन्न कहलाती है। विषम भिन्न कब कहलाएगी? जब अंश बड़ा होगा हर से। अंश कौन सा होता है? जैसे मैंने 4/5 लिखा, तो ये ऊपर वाला है, ये अंश कहलाता है, नीचे वाला हमारा हर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ रहा है। जब दो भिन्न में एक का अंश दूसरे का हर हो तथा दूसरे का हर पहले भिन्न का अंश हो, तो वे आपस में कहलाती हैं, क्या कहलाती हैं? व्युत्क्रम भिन्न कहलाती हैं। जैसे 4 का 1/4 कर दिया तो व्युत्क्रम भिन्न कहलाती हैं। 3/2 का गुणात्मक प्रतिलोम है। प्रतिलोम का मतलब होता है उल्टा। तो 3/2 का हम क्या कर देंगे? 2/3, तो वो क्या हो जाएगा? गुणात्मक प्रतिलोम। तो 2/3 कहाँ पे है आंसर में? तो आंसर क्या होगा? 2/3। अब ये 12 नंबर क्वेश्चन दे रखा है। 1/2 ब्रैकेट में 5/4 डिवाइड 3/6 का मान होगा। तो मान पूछा है। एक मिनट में आपको कॉपी पर करके दिखाती हूँ। तो यहाँ 1/2 है, तो अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास रूल में क्या करते हैं? तो ब्रैकेट ऑफ डिवाइड, तो यहाँ पे पहले हम डिवाइड वाला करेंगे। अगर किसी नंबर को, जैसे ये डिवाइड है, डिवाइड है,
तो 5/4 डिवाइड 3/6 ऐसे ही तो करते हैं। जैसे मुझे दे रखा है एग्जाम्पल के तौर पर मैं देती हूँ, और 12 डिवाइड 2 दे रखा है, तो मैं ऐसे ही तो लिखूँगी। तो इसको भी मैंने ऐसे ही लिख लिया है। तो भिन्न में होता है तो क्या करते हैं, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ। तो मैं इसको ऐसे ही लिख सकती हूँ, 5/4 मल्टीप्लाई 6 कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, 6 इधर हो गया, और 3 4 के साथ जाएगा, 3 इधर हो गया। ठीक है, तो 1/2 5/4 मल्टीप्लाई 6/3, तो 3 1 जा 3, 3 1 3, 3 दूनी 6। अब 2 से मैं इसको काट सकती हूँ, 2 दूनी 4, तो मेरे पास क्या बचा, 1/2 मल्टीप्लाई 5/2। तो मल्टीप्लाई में क्या होता है, ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे का नीचे करते हैं। तो 5 1 जा 5 और 2 2 जा 4, तो 5/4। तो आंसर क्या आ गया हमारा, 5/4। अपने क्वेश्चन पर चलते हैं। तो क्वेश्चन हमारा ये दे रखा है, तो मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया, आई होप समझ में आ गया होगा। तो आंसर क्या है हमारा, 5/4। आंसर क्या आया था हमारा, 5/4। 13 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 0.05 का मान होगा, इसको भी समझाती हूँ। मेरे पास ये है, तो इसके लिए क्या करते हैं कि जितने हमारे पॉइंट हैं उसके हर में, यानी ये अंश है, नीचे वाला हर होता है। तो पॉइंट के बाद कितने नंबर हैं, 1 2, 2 नंबर हैं। तो मैं क्या करूँगी, 2 0 बढ़ा दूँगी। तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ। अब 5 और 100 ये आपस में कट भी सकते हैं। तो 5 चिकन 5, 5 दूनी 10। तो मैं इसको 1/20 लिख सकती हूँ। तो 5/0.05 को मैंने क्या लिख दिया, 1/20। ऑप्शन पर चलते हैं, ऑप्शन क्या दे रखे हैं। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन, ऑप्शन फर्स्ट 1/20। क्वेश्चन 14 पे चलते हैं। 0.6 मल्टीप्लाई 0.4 का मान क्या होगा। अब इसमें क्या करना होता है, आप सीधे सीधे जैसे पॉइंट को मत देखिए, 6 और 4 को ध्यान रखिए, बस 6 और 4 को ध्यान रखिए। तो 6 चौक कितना होता है, 24 होता है। तो पॉइंट, एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है। तो पॉइंट जो है हमारा वो 2 नंबर के बाद लगेगा। तो 2 नंबर के बाद कहाँ पॉइंट लग रहा है, कौन से ऑप्शन में, यहाँ तो है ही नहीं पॉइंट। यहाँ 3 के बाद है, 1 2 3, और यहाँ 2 के बाद है। तो हमारा आंसर क्या होगा, ये होगा। 1 मिनट में और अच्छे से समझाती हूँ। जैसे ये है, तो 4 6 24, ठीक है। हम कैरी 2 कर देते, लेकिन यहाँ तो 0 है, तो पूरा लिख देंगे। 0 का 0 में 0 रहेगा, 0 ही रहेगा। तो क्या आ जाएगा, 4 2 0। अब क्या करते हैं, पॉइंट यहाँ से गिनते हैं, 1 2। तो पॉइंट कितने के बाद लगेगा, 2 के बाद। तो 1 नंबर 2 नंबर, तो पॉइंट यहाँ हमारा लग जाएगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सही है। क्वेश्चन 15 पे आते हैं। 228.54 भाग 100 का मान होगा। तो ये भी उसी की तरह करेंगे। इसके लिए एक चीज़ और समझाती हूँ आपको। जैसे 2 है और अपॉन 10 दे रखा है नीचे, तो हम क्या करते हैं, जैसे 10 का 2 में डिवाइड करते हैं, तो 10 का 2 में तो जाएगा नहीं, तो पॉइंट लेते हैं। तो यहाँ पे 0 बढ़ जाता है। तो 10 10 दूनी 20, ऐसे ही तो होता है। तो यहाँ पॉइंट आ गया। तो हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि हम ये ना किए 0.2। अगर यहाँ पे 2/100 होता तो हम बिना सॉल्व किए ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पर 2/, तो क्या होगा, 0.002। तो इसका मतलब है जितने नंबर हैं उसके आगे उतने 0 लगा के पॉइंट बढ़ा देंगे उतने स्थान तक। तो 3 0 हैं, तो 1 2 3, यहाँ 2 0 थे, तो 1 2, यहाँ 1 था, तो यहाँ पे आ गया था। इसी तरह ये है, ये इस रूप में लिख सकती हूँ मैं इसको, 228.54 डिवाइड यानी भाग इतना। तो यहाँ पे 1 0 था, तो हमने यहाँ बढ़ा दिया था। और यहाँ पे क्या है, ऑलरेडी पहले से 4 5 के बाद 0 है, तो यहाँ पे 2 0 हैं। तो हम इस दशमलव को
2 अंक इधर खिसका देंगे। तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 2.2854। ठीक है, तो ये एक मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और इसको सॉल्व करेंगे तो नीचे 4 जीरो लगा देंगे, तो मतलब वही है। तो ऑप्शन देखते हैं अपने क्वेश्चन के। तो इसका आंसर क्या हो गया, आ हो गया, क्योंकि दो जीरो हैं तो 2 नंबर इधर ले गई, तो 2.2854 आंसर। आगे बढ़ रहे हैं। किस संख्या में 5 का स्थानीय मान सबसे अधिक है। स्थानीय मान का क्या होता है, जैसे अगर यहाँ पे 5 है और 9 है तो यहाँ पे स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 50 यानी 50। यहाँ पे स्थानीय मान 5 है, 5 का देखना है तो वो वाला नंबर देखते हैं, जैसे 5 देखा। अगर 7 का कह रहा होता तो सॉरी, अगर यहाँ 8 का कह रहा होता तो 8 को देखते, और अगर यहाँ 7 नंबर होता तो 7 को देखते। तो 5 का बोला है तो 5 देखते। तो यहाँ कितना हो गया स्थानीय मान, 500 हो गया। ठीक है, और यहाँ स्थानीय मान कितना हो गया, ओनली 5, क्योंकि 5 के आगे कोई नंबर ही नहीं है। और यहाँ स्थानीय मान कितना हो गया, 50। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस संख्या में 5 का स्थानीय मान सबसे अधिक है। तो आप बताइए कि किसमें अधिक है। तो यहाँ 500 हो रहा है, यहाँ 50 हो रहा है, यहाँ 50 हो रहा है, यहाँ 5 हो रहा है। तो स्थानीय मान किसका अधिक है, इसका 500 सा। ठीक है, 16 का सा, तो स्थानीय मान ये वाला अधिक है। अलग बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। सभी संख्याओं का सार्वगुणनखंड होता है। इसके कहने का मतलब है वो नंबर बताइए जिसमें गुणा करने पर मतलब सार्वगुणनखंड होता है। तो वो 1 होता है, क्योंकि 1 से सभी के गुणनखंड हो जाते हैं। सभी संख्याओं के जो ऑलमोस्ट संख्याएं, भाज्य संख्याएं होती हैं, वो भी 1 से डिवाइड हो जाती हैं, और 1 उनका भी गुणनफल होता है। और जो भाज्य होती है उनका भी होता है, और जो अभाज्य होती है उनका भी होता है, विषम होती है उनका भी होता है, सम होती है उनका भी होता है। तो सार्वगुणनखंड में किसको कह सकती हूँ, 1 को कह सकती हूँ। आगे बढ़ रहे हैं। 18 क्वेश्चन, 7 और 16 के सार्वगुणनखंड हैं। यहाँ पे सभी का बोला था इसलिए हमने 1 लिया था। अब यहाँ नंबर दे दिया है 7 और 16। ठीक है, 7 और 16 दे दिया है, तो हम क्या करेंगे, एक ऐसा कॉमन नंबर जिसका गुणनखंड 7 में भी हो जाए और 16 में भी हो जाए। तो 7 देखते हैं, तो 7 का 7 में तो जा रहा है, लेकिन 16 में जा रहा है कोई, 16 में जा रहा है, नहीं जा रहा। ऐसे ही 2 का 2 देखेंगे, तो 2 का 16 में तो जो जा रहा है, जैसे 2 8 16, लेकिन 7 में नहीं जा रहा पूरा पूरा। सार्वगुणनखंड का मतलब है पूरा पूरा एक बार में वो कट जाए, यानी गुणनखंड पूरा हो जाए। तो 2 का 16 में जा रहा है लेकिन 7 में नहीं जा रहा, और 16 का जो है 16 में जा रहा है लेकिन 7 में नहीं जा रहा। तो लास्ट में क्या बचा, 1। तो 1 एक 7 7 भी होते हैं और एक 16 16 भी होते हैं। तो अभी हमने पढ़ा था कि जो सभी संख्याओं का सार्वगुणनखंड क्या होता है, 1 होता है। तो इसका आंसर क्या हो गया, 1 हो गया, क्योंकि 1 का 7 में भी जाएगा, 16 में भी जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ रहे हैं। 2 और 3 का लासा होगा। ठीक है, ठीक है, 2 और 3 का लासा पूछ रहा है। लासा यानी एलसीएम। तो हम ऐसे करके निकाल सकते हैं, 2 और 3, तो 2 एकन, लेकिन 3 यूँ की तो ही रहेगा, फिर 3 का कर देंगे। तो इसका लासा कितना हो गया, 2 3 6। तो लासा का मतलब क्या होता है कि ये एक कॉमन नंबर जिसमें 2 का भी मल्टीप्लाई हो जाए यानी डिवाइड हो जाए, और 3 का भी हो जाए, भाग हो जाए। तो 2 3 6 होता है, 3 बार कट रहा है, और 3 दूनी 6 होता है। तो ये क्या हो गया, ये इसका एलसीएम हो गया। तो 2 और 3 का लासा क्या हो गया, अपना आंसर क्या हो गया, 6 हो गया। 2 संख्याओं का मासा 45 है, लासा 500 है, उनमें से एक संख्या 125 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी। इसको मैं कॉपी पे करके बताती हूँ। क्वेश्चन हमारा ये है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, मासा गुणा लासा इक्वल यानी बराबर पहली संख्या, शॉर्ट में मैंने संख्या को ऐसे लिख दिया है, गुणा दूसरी संख्या। तो क्वेश्चन में देखिए 2 संख्याओं का मासा 45 है, तो मासा की जगह 45 रख दिया, गुणा का साइन लगा दिया, और लासा कितना है, 500 है,
तो मैंने लासा कितना लिख दिया, 500 लिख दिया। ठीक है, इक्वल उनमें से एक संख्या 125 है, यानी पहली संख्या कितनी है, 125 है। तो दूसरी संख्या होगी, यानी पूछा है दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो दूसरी संख्या को मैंने क्या किया, मैंने x मान लिया। ठीक है, अब इसको मैं ऐसे लिख दूँ तो कोई अंतर नहीं है, क्योंकि इसको इधर लिख दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। 45 गुणा 500 बट्टे 125। तो मैं 5 के पहाड़े से इसको काट सकती हूँ। 5 दूनी 10, 5 चिकन 5, सॉरी 5 25, क्योंकि 5 दूनी 10 हो गया यहाँ पे और 2 बचा, तो 5 25 हो गया। और 5 चिकन 5, यहाँ 100 हो गया। अब फिर 5 से कट जाएगा, 5 25 और 5 निम 45। अब मेरा यही तो बचा है, 9 मल्टीप्लाई 100। तो मेरा आंसर क्या हो गया, 9 का 100 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 900। ठीक है, माफ़ करिएगा, ये 5 नीचे बचा हुआ है, तो मैं इसके नीचे क्या लिख दूँगी, 5। तो 5 से मैं 100 को काट सकती हूँ, 5 दूनी 10, 0। अब मैं ये मैंने यहाँ काट दिया, तो x इक्वल टू 9 दूनी 18 और 0 का 0 उतार दिया। तो दूसरी संख्या क्या होगी, x क्या माना था, दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या क्या होगी, 180। अपने प्रश्नों पे चलते हैं। तो आंसर क्या हो गया मेरा, 180। अब बोला है रुपये 15, ये साइन रुपये का है, रुपये 15 कितने रुपए का 20% है। इसको भी करके दिखाती हूँ कॉपी पे। अब ये मैं ऐसे ही समझा दूँगी तो आप लोगों की समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं कॉपी पे करके दिखा रही हूँ। एक बात ध्यान से समझिए, यहाँ पे एक बात, 15 रुपये, 15 कितने रुपए का, तो जो का वाला नंबर होता है ना, वो हमेशा हर में लिखा जाता है। तो 15 कितने रुपए का, मैंने बोला था का वाला नंबर नीचे लिखा जाता है। तो परसेंट का क्या मतलब होता है, जैसे परसेंट लिखते हैं हम, तो परसेंट का मतलब होता है 1/100। तो यहाँ 20% लिखा है, तो इसका मतलब क्या होगा, 20/100। और यहाँ बोला है 15 कितने रुपए का। ठीक है, अब मैं यहाँ पे इसको काट भी सकती हूँ, 0 से 0, 2 पंजे 10, तो 1 और 5। मैंने क्या बताया था, ये जो नंबर है का वाला, ये हर में आता है, तो मैंने आंसर लिख दिया अपना, और हर क्या लिख दिया, 1/5। अब इसमें क्या करेंगे, इसको ऐसे, ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे रह जाएगा। जैसे अभी मैंने ये बताया था क्वेश्चन x y और ये a b दे रखे हैं, तो इसका इसके साथ होता है गुणा इसका इसके साथ होता है। तो ऐसे ही यहाँ पे हुआ है, ये 1/5 500 और हर पूरे हैं, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो मैंने यहाँ पे क्या मान लिया, 1 मान लिया। तो 1 का 1 के साथ हो गया, ये नीचे आ गया, और 15 जो है 5 हो गया, तो ये ऊपर चला गया, यानी ये जो है ये हर में आ जाएंगे और 5 और 15 ऊपर चले जाएंगे। ठीक है, तो 5 25 कितना हासिल बचा, 2, 5 चिकन 5, 5 और 2 कितना होता है, 7 होता है, और 1। तो मेरा आंसर कितना आ गया, 75, क्योंकि हर में 1 होता है, उसको हम 75 लिख सकते हैं। तो मेरा आंसर, ये आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन सरलता से। आई होप मेरा तरीका आपको अच्छा लगा हो। ठीक है, आंसर हमारा कितना आ गया, 75। तो आंसर क्या आ गया हमारा, 75। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी संख्या का 1/4 यानी 1/4, 1/3 यानी 1/3। ठीक है, किसी संख्या का 1/4 भाग कहलाता है। इसको भी मैं करके दिखाती हूँ तो ज़्यादा समझ में आएगा। 1/4 भाग का मतलब है, जैसे 100 है, ठीक है, 1/4 बोल रहा है, तो 1/4 तो ये 100 का मैंने 1/4 किया, तो 4 दूनी 8, देखिए
4 दूनी 8, कितना बचा 2, 4 पंजे 20। तो मैंने यहाँ पे 25 आ गया कट के, 25 सेकंड 25। तो कितना होता है किसी संख्या का 1/4? 25% होता है। ये ऐसे आया आंसर। अगर ऐसे बोलता है कि 1/3 का कितना होता है तो क्या करेंगे, 100 का 1/3 कर देंगे, 3 का 100 में भाग दे देंगे। ऐसे ही 1/5वां बोलता है तो 100/1/5 किसी संख्या का, उसने बोला है किसी संख्या का, तो किसी संख्या को हमने 100 मान लिया। आप चाहें तो 1000 भी मान सकते हैं, आपकी मर्जी है। अब अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। ये बोल रहा है राहुल अपनी आय का 80% खर्च करता है और रुपये 120 बचाता है। 80% खर्च कर रहा है, इसका सीधा सा मतलब है वो 100% कमा रहा है, जब भी तो 80% खर्च कर रहा है। और जो 20% बच रहा है वो उसकी बचत है, लेकिन यहाँ पे बचत किस में दी है, रुपए में दे दी है। तो सबसे पहले क्या करूँगी मैंने क्या किया है, मैंने माना है राहुल की आय 100% है, यानी 100 रुपये है, ठीक है। अपनी आय का कितना खर्च कर रहा है, 80% खर्च कर रहा है, तो खर्च कितना है उसका 80%। तो बचत कितनी हो गई उसकी, सीधी सी बात है, जब मैं 100 रुपये कमा रही हूँ, 80 रुपये खर्च कर रही हूँ, तो बचत मेरी कितनी हो जाएगी 20 रुपये। तो 100 माइनस 80 कितनी होगी बचत मेरी 20। और यहाँ पे बचत हमें कितनी दे रखी है 120 रुपये। तो जो 120 रुपये हैं वो 20% के बराबर हैं, तो यहाँ पे हमें प्रतिशत का यूज करना है 20%। अब आप बता सकते हैं कि 20% को कैसे लिखते हैं, 20/100, 0 से 0, 1/5 यानी 2 पंजे 10, ठीक है। तो 20% की वैल्यू कितनी है मेरी 120 रुपये। तो मैं क्या करूँगी, अब 1% की निकाल लूँगी, 120/20, ठीक है। और हमें चाहिए कितनी, हमें क्या पूछा है कि उसकी मासिक आय कितनी है। हमने क्या माना था, राहुल की मासिक आय कितनी है 100 रुपये। तो यहाँ से इसे काट देंगे, 2 छिक्के 12, कितना आया 6 आया मेरा। और हमें वैल्यू किसकी चाहिए 100%, उसकी मासिक आय कितनी है, तो मैं क्या करूँगी 100 रुपये में 6 का मल्टीप्लाई कर दूँगी, यानी गुणा कर दूँगी, तो उसकी मासिक आय कितनी हो जाएगी 600 रुपये। तो उसकी मासिक आय कितनी आ गई 600 रुपये। समझ में आ गया होगा, देखिए, ठीक है। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो ना समझ में आए, बहुत ही आसान तरीके में बताया है। ये 20% की वैल्यू 120 दे रखी थी, फिर मैंने 1% की वैल्यू निकाली। 1% की वैल्यू मैंने इसलिए निकाली क्योंकि मुझे 100 की वैल्यू चाहिए थी, 100% की वैल्यू चाहिए थी। जब मुझे 1% की पता होगी जब तो मैं 100 की कर पाऊँगी, और 100 क्या था हमारा, उसकी मासिक आय थी। तो मैंने 6 निकाल ली इसकी वैल्यू, क्योंकि 20 520 छिक्के 120 होते हैं, वैसे भी कर लीजिए, या फिर 0 से 0 काट दीजिए और 2 छिक्के 12 ऐसे कर लीजिए, कैसे भी कर लीजिए, आपकी मर्जी है। और 100 × 6 कर दिया, तो मासिक आय कितनी होगी इसकी 600। नेक्स्ट देख रहे हैं क्वेश्चन, 4 का 3% कितना होगा। तो मैंने एक चीज़ बताई थी अभी, जो का वाला होता है वो क्या आता है, वो नीचे आता है। यहाँ कह रहा है 4 का 3%, यही तो है प्रश्न हमारा। तो 4 का क्या आया 4 का, तो जो का आता है वो कहाँ आता है, नीचे, नीचे यानी हर की साइड। तो 4 लिख दिया मैंने। 3% का मतलब ये है, यानी 3/100, तो 3/100, ठीक है। तो 4 से मैंने 100 काट दिया, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, और फिर 3 का मैंने 25 में मल्टीप्लाई कर दिया, 3 पंजे 15, 3 दूनी 6 और 1 7, मेरा आंसर कितना आ गया 75। तो 4 का 3% कितना हो गया 75 हो गया हमारा, 75%, ठीक है। आंसर हमारा ये है। चित्रालेख तकनीकी का विकास किया था। चित्रालेख तकनीक का विकास किसने किया था, डॉक्टर ऑटो न्यूरेथ ने।
निम्नलिखित में से चौड़ाई नहीं होती है। किस में चौड़ाई नहीं होती है? ये होती है रेखा चित्र में नहीं होती है, क्योंकि वो रेखा चित्र है ना। आयत में भी चौड़ाई होती है, वृत्त में भी होती है, दंड में भी होती है, तो रेखा चित्र में नहीं होती। पिक्टोग्राफ प्रदर्शित करता है। पिक्टोग्राफ क्या प्रदर्शित करता है? रेखीय आरेख, वृत्तीय आरेख और रेखिक आरेख। तो पिक्टोग्राफ जो है वो इनमें से कुछ भी प्रदर्शित नहीं करता। पाई चित्र में प्रदर्शित कुल आंकड़े आधारित होते हैं। कितने पे आधारित होते हैं? 360 डिग्री पे। अब 360 डिग्री कैसे आया? क्योंकि ये हमारा पूरा गोला बनता है, तो ये जो एक लाइन होती है वो एक कितने की होती है? 180 की, और ये हो गई 180, तो 180 और 180 360, तो कितने का हो गया पाई चित्र? 360 पर। वह व्यंजन जिनमें केवल एक पद, ओनली ऑन एक पद होता है, क्या कहलाता है? एक पदी व्यंजन कहलाता है। और जिसमें दो पद होंगे उसको क्या कहेंगे? द्विपद व्यंजन कहेंगे। त्रिपद होंगे, यहाँ पे लिखा आएगा त्रिपद होंगे तो त्रिपद व्यंजन होगा। और बहुपदीय व्यंजन होगा, बहुपद होंगे यानी बहुत सारे होंगे, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, x5, तो वो क्या हो जाएगा? उसमें पदों की संख्या बहुत सारी है, तो क्या हो जाएगा? बहुपद। सो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।